Assalamu alaikum and welcome back to Chemistry Hub by HM. Okay, students, today we are going to discuss chapter number 2, topic 2.7, mass spectrometry. So, what is mass spectrometry? It is actually a powerful analytical technique. It is used to measure the structure and the composition by measuring the mass to charge ratio. मीन्स अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की यानी कि किसी भी अननोन सब्सटेंस की मास टू चार्ज रेशो बता दी जाए थ्रू मास स्पेक्ट्रोमेट्री, हम ये कह सकते हैं ओके दिस इज द कंपाउंड जिसकी हमारे पास क्या है कि मास टू चार्ज रेशो अगर हमें पता चल गई है कि फॉर एग्जांपल 80 है या 90 है, तो हम कह सकते हैं कि इस मास टू चार्ज रेशो के अंदर ये वाला कंपाउंड आ रहा है। और क्या है कि कंपोजिशन क्या है कि इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, कितने टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं और किस किस पोजीशन के ऊपर जो है वो क्या है डिफरेंट कोई हेटेरो आइटम लगा हुआ है। ठीक है, तो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बता सकते हैं और उसकी कंपोजिशन बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल। So what is the principle of the mass spectrometry? In actual बच्चों, principle includes 3 steps. First one is ionization energy, second one ionization energy नहीं sorry ionization, then mass analysis, then detection. इन आयनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं किसी भी अननोन कंपाउंड को यानी कि किसी भी गैस को हम क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन आयनाइजेशन चैम्बर। उधर क्या होता है कि आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर जो गैस है वो आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। देन होता है मैस एनालिसिस। फिर जो आइंस के अंदर कन्वर्ट हुए हैं हम क्या करते हैं, हम उन आइंस को सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर मैस टू चार्ज रेशियो। ठीक है, लोअर जिनका मैस टू चार्ज रेशियो है वो सेपरेट हो जाएंगे, देन फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर। ठीक है, फिर आ जाता है डिटेक्शन। डिटेक्शन के अंदर क्या करवाते हैं, जब सारे आयन सेपरेट हो जाते हैं बेस्ड ऑन देयर मैस टू चार्ज रेशियो, तो वो क्या होते हैं, वो डिटेक्टर के ऊपर आके वहां पे हम एक तो उनका टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं और सेकेंडली क्या होता है वहां पे एक स्पेक्ट्रम बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। इस तरह से उस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर मास टू चार्ज रेशियो शो हो रही होती है और वाई एक्सिस के ऊपर एक अबंडेंस जो है शो हो रही होती है किसी भी एक एलिमेंट की। यानी कि जिस भी एलिमेंट की हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू एनालिसिस कर रहे होते हैं, उस एलिमेंट की यहाँ पे क्या हो रही है, अबंडेंस शो हो रही है और यहाँ पे मास टू चार्ज रेशियो। तो ये इस डिटेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इस स्पेक्ट्रम को एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं जैसे कंपोजिशन और अबंडेंस जो है वो हर एक एलिमेंट की जो है वो क्या क्या है। यानी कि अगर हम देखते हैं कि जो आइसोटोप्स हैं उनके अंदर क्या है, क्लोरीन के क्या है, 2 आइसोटोप्स हैं। एक 35 होता है, एक 37 होता है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है कि इस आइसोटोप की अबंडेंस क्या है और इस आइसोटोप की अबंडेंस क्या है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें पता चलता है थ्रू मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, तो डिटेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा आता है डिटेक्टर के ऊपर हम उसको शो करते हैं एक मास स्पेक्ट्रम के थ्रू, यानी कि एक ग्राफ के थ्रू। और उस ग्राफ से हम ये देखते हैं कि ओके कि 35 के ऊपर हमारे पास इतने परसेंटेज प्रेजेंट है, यानी कि जो 35 क्लोरीन का आइसोटोप है उसके ऊपर 90% आइसोटोप्स प्रेजेंट है और जो क्लोरीन का 37 है यहाँ पे हम लिख लेते हैं 37 और उसकी कितनी अबंडेंस है उसकी हम कह देते हैं कि 10% है। ठीक है, तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से हम ये एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग। वर्किंग के अंदर क्या होता है कि वर्किंग के अंदर भी हम प्रिंसिपल को ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम 2 to 3 लाइंस के अंदर जो भी मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री शो करती है उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन वर्किंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम हर स्टेप को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले है आयोनाइजेशन। ये मैंने आपको एक मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का स्ट्रक्चर और एक डायग्राम शो की है। इसके अंदर हम क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, आयोनाइजेशन का स्टेप। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक एटम जो है उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन नंबर ऑफ शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉक आउट करवाना है तो क्या होता है, हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, यहाँ से नॉक आउट करवा देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इस एटम को कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस के अंदर। ये आपको पता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसको नेगेटिवली चार्ज कहते हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो जाता है तो ये एटम क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ केटाइन और इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज आयन के अंदर।
अब हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट मेथड से नॉकआउट करवाते हैं। हम इसको हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करके नॉकआउट करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ईआई। और हम इसको ईएसआई के थ्रू जो है वो नॉकआउट करवा सकते हैं, या फिर हम इसको माली MALDI इसके थ्रू जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, ये क्या है, ये एक इन एक्चुअली ये क्या होती है, ये लेजर बीम्स होती हैं। इनके थ्रू जब हम लेजर बीम्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वहां से नॉकआउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिटेक्शन एंड डाटा एनालिसिस। तो मैं आपको इस चीज को डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि इसकी वर्किंग क्या है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड या सॉलिड सैंपल्स होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर लिक्विड या सॉलिड सैंपल होंगे तो उसकी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर वर्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लिक्विड या सॉलिड सैंपल्स को सबसे पहले कन्वर्ट करना है इनटू गैस, एंड देन फिर हमने क्या करना है, उसको सैंपल इनलेट के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा देना है इनटू आयोनाइजेशन चैम्बर। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, देखिए नेम से पता चल रहा है कि आयोनाइजेशन चैम्बर मींस कि यहाँ पे क्या होता है कि जो गैस को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, द गैस इज कन्वर्ट इनटू आयंस। ठीक है ना, आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है कि ये जो आयोनाइजेशन के थ्रू जो गैस आयोनाइजेशन की चैम्बर के अंदर जो गैस आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रही है, उसको हमने पास करवाना है थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लगा दी हैं दो बैरियर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, आयन एक्सेलरेटेड बैरियर्स। यहाँ पे क्या होते हैं, क्योंकि और इनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ से जो आयंस आते हैं ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जब ये पास करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या है, नेगेटिव बैरियर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आयन एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, अब जब ये एक्सेलरेट करेंगे तो हम इसको पास करवा देते हैं थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे ये और ये अप्लाई की हुई है। अब जब आयंस यहाँ से एक्सेलरेट होते हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, आयन सेपरेशन, दैट इज सेकंड स्टेप। इस पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, आयंस आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो, यानी कि मास टू चार्ज रेशियो के बेस के ऊपर क्या हो रहा है, आयंस सेपरेट हो रही हैं। वो वाले आयंस जिनका मास टू चार्ज रेशियो कम होता है, वो सबसे पहले पास करते हैं और वो पहुंचते हैं डिटेक्टर तक, और वो वाले आयंस जिनका मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा होता है, वो लेटर ऑन जो है वो पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से और वो डिटेक्टर तक आते हैं। यानी कि वो वाली आयन जिनका मास टू चार्ज रेशियो फॉर एग्जांपल 10 है वो पहले जाएंगे, वो जिनका 20 है वो बाद में जाएंगे, वो जिनका 30 है वो फिर जाएंगे। ठीक है, तो वो वाले आयन सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, आयंस आर एक्सिलरेट हो गए, और फिर हमने क्या करना है, जब आयंस एक्सिलरेट होंगे तो ये मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे मूव किए तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा, दैट इज आयन सेपरेशन, एंड दैट इज बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो। ओके स्टूडेंट, थर्ड स्टेप इज डिटेक्शन। जब यहाँ से आयन मूव करते हैं डिटेक्टर के ऊपर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं और उनका टाइम रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि वो वाले आयन जो कि सबसे लाइटेस्ट होंगे, ठीक है, वो जल्दी पहुंच जाएंगे, उसका टाइम रिकॉर्ड करेंगे। वो वाले आयन जो हैवियर होंगे एंड वो वाले आयन जो उससे हैवियर होंगे। और डिटेक्टर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक तो हम टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं हर आयन का, कि मतलब ये वाला आयन कितने टाइम के अंदर आया है, ये वाला आयन कितने टाइम के अंदर आया है, ये वाला आयन कितने टाइम के अंदर आया है, टाइम रिकॉर्ड करते हैं। और डिटेक्टर हमें क्या करता है, डिटेक्टर हमें शो करता है एक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर मास टू चार्ज रेशियो होती है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या होती है, अबेंडेंस होती है। मास टू चार्ज रेशियो हमें ये बताती है कि ओके 35 अगर क्लोरीन का मास है तो उसकी मास टू चार्ज रेशियो शो हो जाएगी, एक 37 है तो उसकी मास टू चार्ज रेशियो शो हो जाएगी, अगर कोई और एटम है उसकी थर्ड वन है तो यहाँ पे उसकी मास टू चार्ज रेशियो शो हो जाएगी। और वाई एक्सिस हमें ये बताती है कि अबंडेंस, वो बता रही है कि जो आइसोटोप जो कि 35 वाला है, जिसका मास टू चार्ज रेशियो 35 है, उसकी कितनी अबंडेंस है, हो सकता है कि उसकी 90% हो सकता है कि उसकी 80% हो। ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें डिटेक्टर से पता चलता है। डिटेक्टर के ऊपर क्या होता है, हमें एक मैस स्पेक्ट्रम शो होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्या शो होता है, मैस स्पेक्ट्रम शो होता है। तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से हमें क्या मिलता है, एक मैस स्पेक्ट्रम मिलता है, जहां से हम डिफरेंट आइसोटोप्स की क्या करते हैं, मास टू चार्ज रेशियो और अबंडेंस बता सकते हैं, और उनसे क्या करते हैं, हम उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं,
और क्या कर सकते हैं, हम उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस ले सकते हैं। ठीक है। देन आ जाता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्या है? डेटा एनालिसिस स्टूडेंट ये होता है कि देखिए, जब हमें पता चल गया कि मैथ स्पेक्ट्रम जो है वो डिटेक्टर के ऊपर शो हो गया, हमने डिटेक्शन कर ली कि ओके मैथ स्पेक्ट्रम शो हो गया है, फिर हमने क्या करनी है, हमने डेटा एनालिसिस करनी है। ठीक है। डेटा एनालिसिस क्या करते हैं, मैथ स्पेक्ट्रम ने किस तरह से शो होना है, मैथ स्पेक्ट्रम ने सिर्फ सिंपली इस तरह से शो होना है कि एक एटम है, उसकी एक्स एक्सिस के ऊपर क्या हो रही है, यहाँ पे मैथ टू चार्ज रेशियो है, एक ग्राफ ये है जिसकी फॉर एग्जांपल 35 है यहाँ पे, और यहाँ पे 37 है। ठीक है। और इसकी परसेंटेज 80 या 90 है, और इसकी कितनी है, 10 या 20 है। ठीक है। तो हम ये बताते हैं कि चलिए आप समझ लें कि 90 है और इसकी 10 है। ठीक है। तो अब हमने यहाँ से, अब ये जो है इतना काम किसका है, मैथ स्पेक्ट्रम तक शो करने का काम जो है वो डिटेक्टर का है। डिटेक्टर के ऊपर हमने ये डिटेक्शन कर ली कि मैथ स्पेक्ट्रम जो है वो एक शो हो गया है। अब उसने तो सिर्फ एक ग्राफ दे दिया, हमने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, दैट इज कॉल्ड एज डेटा एनालिसिस। हमने ये करना है, हमने कहना है कि अच्छा 35 मैथ टू चार्ज रेशियो के ऊपर 90% है क्लोरीन के 35 एटम की, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए। और फिर हम ये बताते हैं कि जो 37 वाला क्लोरीन का एटम है उसकी कितनी परसेंटेज है, उसकी 10% है। ठीक है। मतलब कि जो हमने यहाँ पे सैंपल इंट्रोड्यूस करवाया था क्लोरीन गैस का, उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स थे, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। और जो क्लोरीन 35 था उसकी अबेंडेंस कितनी थी, 90% अबेंडेंस थी, और जो क्लोरीन 37 था उसकी अबंडेंस ओनली 10% थी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस जो है वो इसके अंदर जो है वो सिर्फ ग्राफ की एक्सप्लेनेशन आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ द मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। तो एप्लीकेशंस के अंदर क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है इल्यूसिडेटिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले बताया कि जब हमें मैथ टू चार्ज रेशियो पता चल जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके अंदर बता सकते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, हेटेरो आइटम्स कितने हैं, होमो आइटम्स कितनी है, इस तरह से। ठीक है। फिर हम बता सकते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, जो कि मैंने भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि अगर क्लोरीन 35 है उसकी अबंडेंस कितनी है, 90%, और अगर क्लोरीन 37 है उसकी परसेंटेज कितनी है, 10%। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द अननोन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कोई भी अननोन कंपाउंड इंट्रोड्यूस करवाया है, तो जब हमें यहाँ पे डिटेक्टर के ऊपर एक स्पेक्ट्रम शो होगा तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह वहां पे स्पेक्ट्रम बनेगा और वहां से हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि 35 और 37 के ऊपर इतनी इतनी परसेंटेज है, तो हम ये कह सकते हैं कि 35 और 37 टू आइसोटॉप्स क्लोरीन के जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं ओके ये क्लोरीन एटम है। ठीक है। क्वांटिफाइंग द स्पेसिफिक सब्सटेंस, मतलब कि क्लोरीन 35 इसके अंदर कितना है, क्लोरीन एटम है ये तो पता चल गया, अब क्लोरीन 35 कितना है और क्लोरीन 37 कितने हैं ये भी हम बता सकते हैं थ्रू मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। कैलकुलेटिंग द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है, वो हम किस तरह लगाते हैं, वो हम इधर से ही लगाते हैं। मतलब कि 35 और ये जो 90 है, मतलब कि मास टू चार्ज रेशियो और जो इसके अबेंडेंस है, इन दोनों को मिलाकर हम उसको क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। एंड देन स्टडिंग द बायोमोलिक्यूल्स, और जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है ये हमें हेल्प आउट करती है बहुत से बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करने के लिए अंदर, like protein, nucleic acid, and etc. Okay, students. So this is all about the mass spectrometry. If you have any query, any question related to the mass spectrometry, you can ask me in the comment section. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।